हेलो स्टूडेंट्स। तो आज का जो मेरा लेक्चर है वो है आरबीसी इंडाइसिस के बारे में। आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया के सिम्टम्स क्या होते हैं, एनीमिया ऑफ क्रॉनिक डिजीज़ क्या होता है, उसके काउज क्या होते हैं। तो आज का लेक्चर में हमारा इतना ही टॉपिक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे आरबीसी इंडाइसिस में पहला हमारा MCV है, यानी कि मीन कॉर्पस्कुलर वॉल्यूम, जिसका कि नॉर्मल रेंज होता है वो होता है 78 to 93 क्यूबिक माइक्रोन। तो जो सेल का है, कॉर्पस्कुलर का मतलब हो गया सेल, जो मीन आरबीसी का जो वॉल्यूम होता है उसके बारे में। ये आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया में क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है। MCH मीन कॉर्पस्कुलर हेमोग्लोबिन, इसका नॉर्मल काउंट जो क्या होता है 28 to 32 ये देखने को मिलता है। MCHC मीन कॉर्पस्कुलर हेमोग्लोबिन कॉन्सेंट्रेशन, ये हमारा होता है 32 to 36 मिलीग्राम पर DL। RDW रेड सेल डिस्ट्रीब्यूशन विड्थ, यानी कि एनिसोसिस्टोसिस, ये हमारा जो होता है एबनॉर्मल सेल, जो आरबीसी का एबनॉर्मल सेल का फॉर्मेशन होने लग जाता है ड्यू टू डिक्रीज इन आयरन। तो इसके वजह से हम नॉर्मल रेंज क्या होता है 11.5 to 14.5। जो आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया में क्या होगा, इंक्रीज रहेगा। रेड सेल डिस्ट्रीब्यूशन विड्थ क्या होगा, इंक्रीज रहेगा। MCV पैक्ड सेल वॉल्यूम और हेमाटोक्रिट वैल्यू, नॉर्मल रेंज जो इसका होता है 48 ml to 100 ml। एबनॉर्मल शेप ऑफ आरबीसी इज नोन एज पोइकिलोसाइटोसिस। जब भी कहीं भी ऐसा होगा केस में कि जब नॉर्मल आरबीसी की जगह पे एबनॉर्मल सेल्स का फॉर्मेशन होने लगेगा तो उसको हम लोग पोइकिलोसाइटोसिस बोलेंगे। अब हम देखेंगे टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी। इट इज़ मेडिकल लेबोरेटरी टेस्ट टू मेजर द ब्लड्स कैपेसिटी टू बाइंड आयरन विथ ट्रांसफेरिन। मैंने पिछले लेक्चर में भी बताया था टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी, इसका मतलब ये हो गया कि ब्लड की कैपेसिटी, जो आरबीसी की कैपेसिटी होती है वो कितना ब्लड में कितना ज़्यादा बाइंड होता है, आयरन जो होता है कितना ज़्यादा बाइंड होता है। तो उसके लिए ट्रांसफेरिन जो होता है, ट्रांसफेरिन एक एंजाइम होता है जो लीवर से रिलीज होता है, ट्रांसफेरिन। तो मैंने पिछले लेक्चर में बताया था कि हमारा ट्रांसफेरिन जो होता है उसके वो 6 आयरन को की कैपेसिटी होती है उसको कैरी करने की, 6, जहाँ पे 2 ही मॉलिक्यूल्स आयरन का वो कैरी करता है, सिर्फ 2 जगह पे, बाकी जो स्पेस होता है वो उसका खाली होता है। तो ये जो हमारा हुआ नॉर्मल रेंज जिसका क्या होता है ब्लड में 300 to 360 मिलीग्राम पर DL। Transferrin saturation, utilization of 20 to 35% of TIBC. Normally 20 to 35% of total transferrin remains saturated, whereas 70% remain unsaturated. ये जो 2 मॉलिक्यूल यहाँ पे प्रेजेंट है, इसका मतलब ये हो गया कि ये पार्ट जो है सैचुरेटेड है और ये जो है ये खाली पार्ट जो हो गया वो अनसैचुरेटेड हो गया। तो ये हमारा ट्रांसफेरिन सेचुरेशन बताता है कि कितना ज़्यादा है। तो जब हमारे में आयरन की कमी होगी, बॉडी में आयरन की कमी होगी, तब ट्रांसफेरिन सेचुरेशन क्या होगा, यहाँ पे कम होगा। पर TIBC हो, बाइंडिंग कैपेसिटी जो होगा वो बढ़ा हुआ रहेगा, क्योंकि जब ये स्पेस खाली रहेगा तो कैपेसिटी उसकी ज़्यादा हो जाएगी। तो TIBC क्या होगा, वो बढ़ा होगा, इंक्रीज होगा। अब हम जानेंगे ट्रांसफेरिन जो होता है वो लीवर से रिलीज होता है। लीवर जो होता है वो 3 तरह के एंजाइम रिलीज करता है। एक ट्रांसफेरिन हो गया, दूसरा फेरिटीन हो गया जो कि स्टोर्ड आयरन के फॉर्म में भी रहता है, हेप्सिडीन हो गया। हेप्सिडीन जो होता है, हेप्सिडीन कंट्रोल करता है कि कितना ज़्यादा आयरन का एब्जॉर्प्शन होना चाहिए। हेप्सिडीन ये होता है आयरन के एब्जॉर्प्शन को जैसे एक इनफ आयरन एब्जॉर्ब हो गया बॉडी में तो वो मैसेज पहुंचाता है, इनिबिट करता है ताकि फर्दर आयरन का एब्जॉर्प्शन ना हो। जितना बॉडी में रिक्वायर्ड है, जितना स्टोरेज जितना ज़रूरी है उतना ही हो, उससे ज़्यादा ना हो एक्सेस ऑफ आयरन। तो हेप्सिडिन इसी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो अब हम देखेंगे सबसे पहले कि सिम्टम्स ऑफ आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया क्या क्या है। तो पेलर, जो बॉडी का स्किन होगा, स्क्लेरा होगा, नेल्स होगा, ये सब जो होगा वो पेल हो जाएगा, उसमें रेडनेस नहीं होगा, लैक ऑफ वो कलर होगा। डिज्निया, ब्रीदिंग डिस्ट्रेस होगा, ब्रीदिंग डिस्ट्रेस होगा।
पाल्पिटेशन, बहुत जल्दी फिजिकल एक्टिविटी करने पे क्या होगा कि पाल्पिटेशन होने लगेगा, हार्ट बीट जो होगा वो रेज कर जाएगा, थकावट बहुत जल्दी होगा, तो ये आ गया पाल्पिटेशन। कोइलोंकिया का मतलब हो गया स्पून शेप्ड आरबीसी, स्पून शेप्ड नेल हो जाएगा, सॉरी स्पून शेप्ड नेल, तो नेल जो होगा वो स्पून शेप्ड में हो जाएगा। कोइलोंकिया में ये एक फीचर है जो सिर्फ आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में खासकर तौर पे देखा जाता है कि नेल का जो होता है वो स्पून शेप्ड हो जाता है। एक और टर्म होता है क्लबिंग ऑफ नेल्स, क्लबिंग ऑफ नेल्स। ये क्वेश्चन आता है, ये कभी आपको ऑप्शंस में रहेगा कि क्लबिंग ऑफ नेल्स होता है कि नहीं, पर ये क्लबिंग ऑफ नेल्स जो है आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में नहीं देखा जाता है। क्लबिंग ऑफ नेल्स का मतलब होता है ब्रेकिंग और इर्रेगुलर शेप ऑफ नेल्स। नेल्स का जो शेप है वो इर्रेगुलर हो जाएगा और वो टूटेगा, इजली ब्रेक कर जाएगा, बहुत ज़्यादा जो नेल्स होंगे वो फ्रेजाइल हो जाएंगे, कमज़ोर हो जाएंगे। तो ये हमारा हो गया क्लबिंग ऑफ नेल्स। पर कोइलोंकिया में स्पून शेप का नेल हो जाता है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। एलोपेशिया, बाल जो होगा वो झड़ना स्टार्ट हो जाएगा, स्पॉट्स में भी वो झड़ेगा, गोल गोल स्पॉट्स में, राउंड स्पॉट्स में स्कैल्प से हेयर का फॉल होगा। एट्रोपिक ग्लॉसाइटिस में जो टंग का होगा वो टंग बहुत थिन हो जाएगा हमारा और बहुत ज़्यादा स्मूथ हो जाएगा, जो नॉर्मली उसका टेक्सचर है उसमें चेंजेस आ जाएगा और उसका जो सरफेस है वो बहुत ज़्यादा स्मूथ होगा और जो नॉर्मली जो रेड दिखता है वो उसका कलर भी चेंज हो जाएगा। और भी जो फर्दर सिम्टम्स है, वीकनेस है और जो बहुत ज़्यादा आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया के टाइम में हो जाता है, जो एनीमिया केस में वीकनेस बहुत ज़्यादा होता है, बॉडी एक होता है, फर्दर और भी डिजीनेस या फिर चक्कर आना, ये सब चीज़ भी हो सकता है। एनीमिया ऑफ क्रॉनिक डिजीज़ क्या होता है हम जानेंगे। मोस्टली इट इज़ अ नॉर्मोसाइटिक नॉर्मोक्रोमिक एनीमिया। ज़्यादातर केस में ये नॉर्मोसाइटिक होता है। नॉर्मोसाइटिक का मतलब जो सेल्स होते हैं वो बिल्कुल नॉर्मल शेप में होते हैं, नॉर्मल कलर में होते हैं, उसमें कोई चेंजेस नहीं आता है आरबीसी में। पैथोजेनेसिस का दो फैक्टर्स हैं जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं, डिफेक्टिव रेड सेल प्रोडक्शन एंड रिड्यूस्ड रेड सेल लाइफ स्पैन। रेड सेल के प्रोडक्शन में जो नॉर्मली आरबीसी का प्रोडक्शन होता है उसमें किसी तरह का डिफेक्ट आ गया था, जो कि बोन मैरो से होता है। बोन मैरो में डिफेक्ट के कारण भी हो सकता है, बोन मैरो डिफेक्ट, या फिर जो हमारे बॉडी में जो रिलीज़ होता है किडनी के से इरिथ्रोपोइटिन, जो कि इरिथ्रोपोइसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो वो जो है हमारा प्रोसेस आरबीसी के फॉर्मेशन के लिए, वो प्रोसेस में दिक्कत आते हैं, तो उसके वजह से क्या होता है कि आरबीसी का प्रोडक्शन में इम्प्रॉपर होता है। रिड्यूस रेड सेल लाइफ स्पैन, जो नॉर्मली 120 डेज़ का होता है आरबीसी का लाइफ स्पैन, वो घट के क्या हो जाता है 60 to 80 डेज़ का हो जाता है, जिसके वजह से क्या होता है कि जितनी जल्दी आरबीसी का डेथ नहीं कर पा रहा है बॉडी में, उससे बहुत स्लो आरबीसी का प्रोडक्शन हो रहा है। जितना ज़्यादा होना चाहिए, जितने जल्दी होना चाहिए उतना जल्दी नहीं हो पा रहा है या हो ही नहीं रहा है। तो इसके वजह से क्या होगा, हमारे बॉडी में सेल तो डेथ, आरबीसी डेथ तो करेगा पर न्यू सेल का प्रोडक्शन नहीं होगा, जिसके वजह से भी एनीमिया हो सकता है। तो ऐसा कब होता है, एटियोलॉजी। एनीमिया इन क्रॉनिक इन्फेक्शन और इन्फ्लामेशन। जनरली जो क्या होगा, जब क्रॉनिक इन्फेक्शन हो या क्रॉनिक इन्फ्लामेशन हो, क्रॉनिक ब्लड लॉस हो रहा हो, अक्सर ऐसा होता है रूमेटॉइड अर्थराइटिस के केस में या फिर HIV के केस में, किसी तरह का इन्फ्लामेटरी ऑटो इम्यून डिजीज़ में, जब खुद का बॉडी का जो सेल होता है वो डाई करने लग जाता है, खुद के बोन मैरो पे अटैक करने लग जाता है, तो ऐसे क्या होता है बोन मैरो प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर पाता है, तो आरबीसी का भी फॉर्मेशन नहीं हो पाता है। एनीमिया ऑफ रीनल डिजीज़। रीनल डिजीज़ के केस में क्या होगा, इरिथ्रोपोइटिन जो हार्मोन है वो रिलीज़ नहीं हो पाएगा, जिसके वजह से वो आरबीसी के प्रोडक्शन में हेल्प नहीं कर पाएगा, वो स्टिमुलेट नहीं कर पाता है बोन मैरो को आरबीसी के प्रोडक्शन के लिए। एनीमिया ऑफ हाइपोमेटाबॉलिक स्टेट, मतलब हाइपोमेटाबॉलिक का मतलब ये हो गया कि मेटाबॉलिज्म जो हो गया वो कम हो गया, मेटाबॉलिज्म डिक्रीज हो गया,
जिसके वजह से क्या होगा, आयरन का जो फेरस और फेरिक फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है वो भी नहीं होगा, आयरन का एब्जॉर्प्शन नहीं होगा ड्यूडेनम में, वो स्लो हो जाएगा, या आयरन जो होगा वो प्रॉपरली सारी जगह पे सप्लाई नहीं हो पाएगा, ऑक्सीजन कैरी नहीं कर पाएगा। तो ये सब जो है हाइपोमेटाबॉलिक स्टेट में आएगा। अब हम देखेंगे कि इन क्रॉनिक कंडीशन साइटोकाइंस रिलीज इंटरल्यूकिन 1, इंटरल्यूकिन 6 एंड ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर 6 और अल्फा। ये जो सब होता है साइटोकाइंस होता है। साइटोकाइंस जो होता है वो कंट्रोल करता है हमारा सेल का प्रोलिफरेशन हो, ग्रोथ हो। तो ये सब जो हमारा साइटोकाइंस है ये क्या होता है, अक्सर डिजीज केस में, कैंसरस केसेस में या ऑटो इम्यून डिजीज केसेस में, लीवर या फिर किडनी के डिजीज केस में होता है। तो साइटोकाइंस जो होता है, सबसे पहले देखेंगे सब साइटोकाइंस क्या करेगा, बोन मैरो पे ऐड करेगा, एक्ट्स ऑन बोन मैरो। तो बोन मैरो को क्या करेगा, इनहिबिट करेगा ताकि वो आरबीसी का फॉर्मेशन ना करे, इनहिबिट्स आरबीसी फॉर्मेशन। इसका क्या होगा, जब भी कोई क्रॉनिक डिजीज़ होगा, क्रॉनिक डिजीज़ में क्या होता है, या फिर लीवर में, बोन मैरो या लीवर में, दोनों से जगह पे क्या होगा, फॉर्मेशन नहीं होगा। लीवर जैसे लीवर जो हमारा रिलीज़ करता है हेप्सिडीन, मैंने बताया था हेप्सिडीन रिलीज़ होता है, और ट्रांसफेरिन। तो ट्रांसफेरिन जो होता है आयरन को कैरी करने का काम करता है। तो या तो ऐसा होगा कि ट्रांसफेरिन बहुत ज़्यादा रिलीज़ होने लगेगा बॉडी में, या ऐसा होगा कि ट्रांसफेरिन बिल्कुल ही रिलीज़ नहीं होगा बॉडी में, ताकि वो आयरन को कैरी करके ब्लड सर्कुलेशन में ले जाए या फिर स्टोरेज के फॉर्म में रखे। पर ये सब कोई भी फंक्शन नहीं होगा। हेप्सिडीन जो होता है वो कंट्रोल करता है कि आयरन कितना ज़्यादा बाइंड करेगा, आयरन कितना ज़्यादा हमारे बॉडी में एब्जॉर्ब होगा। तो जब हेप्सिडीन वर्क नहीं करेगा या बहुत ज़्यादा वर्क करेगा तो ऐसे में क्या होगा कि बॉडी का फंक्शन एबनॉर्मल हो जाएगा। जनरली हेप्सिडीन जो होता है वो ज़्यादा अगर अमाउंट में रिलीज़ होगा तो इनहिबिट करेगा, क्या ये इनहिबिट करता है आयरन एब्जॉर्प्शन। तो जितना ज़्यादा रिलीज़ होगा वो उतना ज़्यादा आयरन के एब्जॉर्प्शन को रोकेगा। तो ये लीवर के फंक्शंस के वजह से। अब जो किडनी है हमारा, वो अगर किडनी से पे एक्ट करेगा तो किडनी पे क्या होगा, किडनी में क्या होगा, इरिथ्रोपोइटिन जो होता है, इरिथ्रोपोइटिन वो नहीं रिलीज़ होगा, ये नहीं रिलीज़ होगा, जिसके वजह से स्टिमुलेट हमारा जो बोन मैरो को करता है, ये बोन मैरो को स्टिमुलेट नहीं कर पाएगा। बोन मैरो फॉर आरबीसी, जिसके वजह से क्या होगा, एनीमिया। कभी कभी ऐसा केसेस में हो सकता है कि माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया भी हो, पर मोस्टली नॉर्मोसाइटिक नॉर्मोक्रोमिक एनीमिया होगा। इसमें ध्यान रखना है कि इसमें सेल के जो शेप में या कलर में कोई चेंजेस नहीं आता है। जनरली इसमें जो एब्जॉर्प्शन प्रॉपर नहीं होता है या प्रॉपर फॉर्मेशन नहीं होता है, क्योंकि हमारा क्रॉनिक डिजीज़ बहुत ज़्यादा बॉडी में होता है, बॉडी नॉर्मल फंक्शन नहीं कर रही होती है। ऐसे में जो हमारा मोड ऑफ ट्रीटमेंट रहेगा वो सबसे पहले क्या रहेगा, ट्रीटमेंट पहले तो क्रॉनिक डिजीज़ को ट्रीट करना होगा। जो भी हमारा रीनल डिजीज़ है या लीवर डिजीज़ है तो क्रॉनिक डिजीज़ का ट्रीटमेंट होगा, शुड बी ट्रीटेड। अब जो हमारा सप्लाई क्या होगा, जब हम उसमें जब खुद से बॉडी का फॉर्मेशन नहीं हो पा रहा है आरबीसी का या आयरन का, या फिर एब्जॉर्प्शन नहीं हो पा रहा है, तो ऐसे में हम क्या करेंगे, ब्लड ट्रांसफ्यूज़न भी कर सकते हैं शॉर्ट टर्म के लिए। ये परमानेंट सॉल्यूशन नहीं होता, ये शॉर्ट टर्म के लिए आप मैनेजमेंट के तौर पे कर सकते हैं ब्लड ट्रांसफ्यूज़न, या फिर ब्लड को या फिर आयरन इंजेक्ट करेंगे, आयरन should be injected। इस केस में हम आयरन सप्लीमेंट नहीं देंगे,
डायरेक्ट जो इनटेक करते हैं माउथ के थ्रू, वो इनटेक ना करवा करके हम उसे आईवी देंगे, इंजेक्ट किया जाएगा ताकि उसके बॉडी में जो कमी है वो पूरी की जा सके। एनीमिया ऑफ क्रॉनिक डिजीज़ में सिम्टम्स जो होते हैं वही होते हैं, जो पेलर होगा, बॉडी एक होगा, फैटीग होगा, डिज़निया होगा, ब्रीदिंग डिस्ट्रेस होगा, और जो पाल्पिटेशन होता है वो पाल्पिटेशन भी होगा। यही सिम्टम्स होते हैं। बाकी जो फर्दर ऑर्गन से रिलेटेड जो होता है वो आपको स्टमक पेन हो सकता है, एब्डोमिनल पेन हो सकता है, ओलिगोमिनोरिया या फिर पॉलीयूरिया हो सकता है, क्योंकि किडनी का फंक्शन एबनॉर्मल है, लीवर का फंक्शन एबनॉर्मल है, तो उससे रिलेटेड भी सिम्टम्स आएंगे। उसके अलावा ये सब सिम्टम्स भी रहेगा। ठीक है, तो आज के लेक्चर में इतना ही। आगे हम जानेंगे कि और सिड्रोब्लास्टिक एनीमिया क्या है, पर्नीशियस एनीमिया क्या है, या थैलेसीमिया क्या है, ये सब हम आगे लेक्चर्स में जानेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।